नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में आई आपदा से निपटने और लोगों को बचाने का रेस्क्यू अभियान जारी है। प्रशासनिक अमला समेत सेना के जवान जोर शोर से टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। चमोली में रविवार को आई आपदा ने लोगों को एक बार फिर से साल 2013 की केदारनाथ आपदा की याद दिला दी, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी तो कई लोगों ने अपने लोगों को खो दिया। ग्लेशियर फटने से पावर प्लांट परियोजना पूरी तरीके से तबाह हो गई। इस परियोजना में काम कर रहे करीब 150 लोग इस आपदा की चपेट में आ गए। त्रासदी की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चिंता जाहिर की। राहत बचाव कार्य अभी तक जारी है, वहीं 14 शव मिलने की पुष्टि भी हुई है। तपोवन परियोजना की सुरंग में फंसे 15 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अभी भी 125 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है। राज्य सरकार 4 और केंद्र सरकार 2 लाख रुपए की राशि सहयोग के तौर पर देगी और सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। वैश्विक नेताओं ने भी घटना पर दुख जताया है। गौरतलब है कि ग्लेशियर के फटने और पानी की धारा के चलने से ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। बाढ़ में रैनी गांव के करीब 5 से 6 घर बह गए और तपोवन के पास धौली गंगा नदी पर एनटीपीसी की एक परियोजना पूरी तरह से बर्बाद हो गई। चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर फटने से आई आपदा के चलते कई परिवार क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में कई लोगों की मौत और कई लोगों के लापता होने की खबर है। हालांकि राहत बचाव कार्य जोरों पर है और एनडीआरएफ की टीम और प्रशासनिक अमला जोर शोर से फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटा हुआ है। प्राकृतिक आपदा की सूचना मिलने पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घटना पर पहुंचकर जायजा लिया। सीएम ने कहा कि भीषण आपदा का शिकार देवभूमि हुई है। ऋषि गंगा और रैनी गांव 2 भागों में बटा हुआ है, जहां पर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, जिसमें 29 से 30 मजदूर लापता हैं। दूसरी ओर तपोवन में एनटीपीसी का निर्माण कार्य प्रगति पर था, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 250 मीटर की लंबी सुरंग में काम कर रहे मजदूरों को आईटीबीपी के जवान लगातार निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लापता लोगों को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी लगातार रेस्क्यू अभियान चलाकर उन्हें निकालने में जुटी हुई है। इसके साथ ही पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा का तांडव देखने को मिला है, यहाँ अब तक 14 शवों को रेस्क्यू करके निकाला जा चुका है। कई लोगों को सुरक्षित भी निकाला गया है। एक टनल में जहां 16 लोग फंसे हुए थे, जानकारी मिल रही थी कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। हालांकि जिसमें करीब 150 से 200 मजदूर फंसे हुए हैं, वहां पर मलबा जमा होने की वजह से ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो टीमें हैं लगातार वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। अनुमान के तहत मिसिंग 125 के आसपास हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो कंपनी के लोग हैं वो भी अभी कुछ बता पाने में एकदम अभी सब लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं। तो ऊपर क्योंकि ऊपर का प्रोजेक्ट कमीशन हो चुका था, वो काम उस पर चल रहा था, उस पर एक 36 लोगों की 35-36 लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। उनमें से 5-6 लोग उनके सुरक्षित हैं, 2 पुलिस के जवान वो सुरक्षित हैं। वहाँ पे बहुत वायर्स थे, उन वायर्स को वापस बाहर लाया गया है और दोबारा से फिर जेसीबी अंदर तक जा रही है और फ्लश क्लियर करते करते लोगों तक। जो हमारा मेन ब्रिज था रैनी वाला, जो पुल वहाँ है, उसके उधर 13 गांव हमारे प्रभावित है और उधर में भी अभी हम लोग राशन पैकेट भेज रहे हैं और हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है वो सब कुछ वहाँ पे। तो 13 गांव प्रभावित बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ अगर ऋषिकेश की बात की जाए, वहां पर भी
कई गांव प्रभावित हैं। ऐसे में जो परियोजना चलाई जा रही थी वो काफ़ी नुकसान उसको हुआ है और पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था वो बर्बाद हो गया है। अब ऐसे में जो प्राकृतिक आपदा लोगों पर आई है, जो तांडव लगातार देखा जा रहा है, उससे कई घर तबाह हो गए, कई लोगों की इस दौरान जान चली गई और कईयों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो जिनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है उनके परिवार वालों में खुशी की लहर है, लेकिन उनके घर जिनके चिराग बुझ गए, उन घरों के, वहां मातम पसरा हुआ है। तमाम मजदूर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। 2 प्रोजेक्ट, एक एनटीपीसी के तहत किया जा रहा था काम, जिसमें करीब 150 मजदूर काम कर रहे थे। टनल में फंसे हुए थे। हालांकि मलबा इकट्ठा होने से एक टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरे टनल जिसमें करीब 16 लोग फंसे हुए थे, जो मजदूर काम कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन इस बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केंद्र सरकार भी लगातार इस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद इसको पूरी गंभीरता से लेते हुए तमाम जगहों पर जो टीमें रवाना हो रही है उन पर अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। हालांकि देर रात जब रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था जलस्तर बढ़ने से, उसके बाद एक बार फिर से तमाम सेना के वहां पर जवान भी पहुंचे हुए हैं। करीब 600 से ज़्यादा जवान वहां पहुंचे हुए हैं। एनडीआरएफ की तमाम टीमें पहुंची हुई हैं। एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं और राहत बचाव कार्य तेजी पर है। और खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जायजा ले रहे हैं जाकर, और मुआवजे का भी यहां पर जो सहायता राशि है परिवारों को, उसका ऐलान किया गया। सेना और जो हमारी एसडीआरएफ है, हमारी पुलिस है, ये सब लोग वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ भी कल शाम पहुँच गई है। वो शाम को ही देहरादून से बाई बस उनको रवाना किया गया है। आज और भी एनडीआरएफ की भेजने की तैयारी है। यद्यपि हमने कहा है कि अब उनको पर्याप्त वहाँ पर हमारे पास बल है, लेकिन अगर कोई ऐसे उपकरण है कि सुरंग तक पहुंचा जा सके, मुहाने तक, क्योंकि उसके बाहर लगभग 100, 125, 150 मीटर में मलबा भरा पड़ा है जिस पर किसी मशीन चल नहीं सकती है। मैनुअल वहाँ पर सब काम हो रहा है। तो अगर कोई ऐसी कोई मशीन हो जो दलदल में चल सके या फिर उस दलदल को सॉलिड किया जा सके, तो उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी अगर है तो उसके लिए भी बात हुई है कि अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी कहीं है तो अगर उपलब्ध हो सकती है तो वो टेक्नोलॉजी की हमको जरूरत है। अपने कुछ देश निर्माता, उत्तराखंड निर्माता खोए हैं। हमारी भगवान से प्रार्थना है जिन लोगों के खोए होने की आशंका है वो कहीं न कहीं हमको सुरक्षित स्थानों पर हों, ताकि उनको फिर से वहाँ से निकाल करके लाया जाए। प्राकृतिक त्रासदियाँ आती हैं, आप उसका मुकाबला करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये आपकी पहचान होती है। उत्तराखंड ने 2013 में जब 60-70% हिस्सा ध्वस्त हो गया था, उसका मुकाबला किया और फिर से एक नया उत्तराखंड उभर करके सामने आया और हम इस त्रासदी से भी उभरेंगे। मगर त्रासदी से पैदा सवालों का राष्ट्रीय उत्तर खोजा जाना चाहिए। ये उससे अलग किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने उसे करीब से देखा है और यहाँ भी आपने देखिए, एक ही अंतर है कि वो त्रासदी व्यापक क्षेत्र में, व्यापक स्तर पर बहुत गहराई से आई, तोड़ करके गई उत्तराखंड को। ये एक सीमित क्षेत्र के अंदर आई है और तपोवन के पावर प्रोजेक्ट में इससे नुकसान हुआ, वहाँ काम करने वाले लोग मरे हैं। बस इतना भर अंतर है। त्रासदी है, बात नहीं हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इसके मुकाबले के लिए अपने अधिकारियों के साथ
काम कर रहे होंगे और उनको हैंड्स दे करके हम गए हैं। एसडीआरएफ का गठन करके गए हैं 4 बटालियनें और वो बटालियनें एनडीआरएफ के तर्ज पर गठित है और बहुत अच्छा काम। आपको लग रहा है कि जहाँ कंप्लीट चल रही थी वो यहाँ से 180 के बाद फिर हमारे 100 मीटर आगे जाके कट जाती है, फिर उसमें 180 मीटर का स्पेस है। इसका मतलब ये से 100 मीटर पर जाकर 180 जाके फिर टी पॉइंट जाकर के टी पॉइंट आएगा आगे जी, फिर 3 किलोमीटर तो कंटिन्यू है, फिर आगे जाके ब्लॉकेज है, वो तो हम उसको कूद ही रहे हैं, एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। यहाँ से एंट्री है सर, हम यहाँ से इसको एड्रेस कर रहे हैं सर। ये जो एडिट दिख रहा है आपको सर, यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं और 50 मीटर के बाद हमें टी पॉइंट मिलेगा। ये टी पॉइंट से फिर हम दाहिने तरफ मुड़ेंगे सर और इस तरफ यहाँ तक रास्ता बंद है सर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस बीच में हमें आशा है कि कुछ जो टी पॉइंट में है दोनों तरफ अलग अलग कर रहे हैं। दोनों दिशा में कितनी लंबी सुरंग है, दोनों तरफ क्या काम चलता है? एक तो 7.5 मीटर की डाया की टनल है जो मेन टनल है हमारी, 7.5 मीटर हाइट की है, वो तो मेन जा रहा है। अगर उस मेन में भी डिवार्टिंग चल रहा, पंप लगे जो पानी अंदर आता है उसको बाहर करने के लिए जाता है। जब हम जा रहे थे तो मैठाना गांव है चमोली से थोड़ा इधर से जाते हुए पहले, तो वहाँ तक पानी में मैलापन था और लकड़ी बहकर आ रही थी, लेकिन आते समय पानी का लेवल बिल्कुल सामान्य है। लेकिन जो श्रीनगर जैसे हमारा प्रोजेक्ट है उसके पानी उससे खाली कर दिया गया था ताकि किसी तरह का रिस्क न रहे। तमाम जो रेलवे का काम चल रहा है उसको खाली करा दिया गया था। तमाम जो हमारे नदी गंगा जी के किनारे और अलकनंदा के किनारे जितने भी कस्बे हैं सबको हाई अलर्ट पे कर दिया गया था। जब हम जा रहे थे तो मैठाना गांव है चमोली से थोड़ा इधर से जाते हुए पहले, तो वहाँ तक पानी में मैलापन था और लकड़ी बहकर आ रही थी, लेकिन आते समय पानी का लेवल बिल्कुल सामान्य है। लेकिन जो श्रीनगर जैसे हमारा प्रोजेक्ट है उसके पानी उससे खाली कर दिया गया था ताकि किसी तरह का रिस्क न रहे। तमाम जो रेलवे का काम चल रहा है उसको खाली करा दिया गया था। तमाम जो हमारे नदी गंगा जी के किनारे और अलकनंदा के किनारे जितने भी कस्बे हैं सबको हाई अलर्ट पे कर दिया गया था। जब हम जा रहे थे तो मैठाना गांव है चमोली से थोड़ा इधर से जा। तो प्राकृतिक आपदा के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी तरीके की पुरानी तस्वीर ना शेयर करे, ये भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से अपील की गई है। उन्होंने अपील की है लोगों से कि किसी भी तरीके की पुरानी तस्वीर आपदा से जुड़ी हुई ना भेजें, इससे लोग भ्रमित हो सकते हैं। ऐसे में न जाने कितने परिवारों के जो चिराग वो बुझ गए हैं और न जाने कितने परिवारों के जो सदस्य हैं वो लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी खोजबीन की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। तमाम टीमें केंद्र सरकार की तरफ से भी भेजी गई हैं। एनडीआरएफ की तमाम टीमें पहुंची हुई हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल मिश्रा ऋषिकेश से जुड़ गए हैं। राहुल, ऋषिकेश में अगर फिलहाल स्थिति की बात की जाए कैसी है और रेस्क्यू अभियान जो चलाया जा रहा है उसका कितना वहां पर काम दिखाई दे रहा है, कितना सफल हो चुका है? हाँ देखिए पूजा, जिस तरह से कल सुबह करीब 9:30 बजे की ये घटना है जब ये एक ग्लेशियर टूटा था तो पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। हरिद्वार, ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला, देवप्रयाग, अन्य जगहों पर। लेकिन धीरे धीरे जैसे स्थिति पता चलती रही कि ये इतना हादसा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है और ऋषिकेश या हरिद्वार या अन्य जगहों पर ज्यादा नुकसान नहीं होगा, फिर भी सरकार ने, पुलिस ने, प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस कर्मियों की टीमें लगा दी थी। और जो आप घाट देख रहे हैं, ये घाट जो है कल पूरी तरह से खाली थे, लेकिन आज इन घाटों पे लोग आ रहे हैं, नहा रहे हैं, नौकायान भी शुरू हो गया है। और कल यानी मंगलवार से राफ्टिंग भी शुरू हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले राफ्टिंग को बंद करवाया गया था क्योंकि अंदेशा लगाया जा रहा था कि यहाँ पर 2013 जैसे हालात हो सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी पूजा। लेकिन क्योंकि तमाम जो यहाँ पर आपदा जो आई है उस पर खुद मुख्यमंत्री अपनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि ये इतना प्रभावित नहीं है, लेकिन राफ्टिंग रोक देना, उसके बाद आप कह रहे हैं कि कल से शुरुआत हो जाएगी, क्या वहां पर किसी तरीके का कोई असर नहीं दिखाई पड़ा है?
हाँ पूजा, यहाँ पर जैसे बताया जा रहा था कि घाटों को खाली करवा दो, घाटों तक पानी आ सकता है, बहुत बड़ा ग्लेशियर टूटा है, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। फिर भी एहतियात के तौर पर यहाँ पर सारे घाट खाली करवा लिए गए थे, राफ्टिंग बंद करवा दी गई थी। लेकिन अगर गंगा के जलस्तर की बात करें, वो लगातार बढ़ती जा रही है, जलस्तर अगर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में इस तरीके से जल्दबाजी में नहीं राफ्टिंग शुरू कर दी जाएगी। यहाँ पर नौका विहान अगर करने लगे लोग, जरा सी लापरवाही यहाँ पर बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है वहां की जनता को। देखिए, जिस तरह से कल जैसे बताया जा रहा था, पहले 4 बजे बोला गया, 4 बजे तक ऋषिकेश में पानी पहुंच जाएगा जो ग्लेशियर टूटा है। 4 बजे, फिर 8 बजे बोला गया, फिर 10 बजे बोला गया, तब तक कोई पानी नहीं आया। तो अभी भी एहतियात तो पूरी बरती जा रही है, क्योंकि एक जो हादसा था वो हो गया, वो हादसा जो होना था वो हो चुका है। और चमोली में खुद एसडीआरएफ की टीम, खुद डीजीपी, खुद मुख्यमंत्री पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो एक उसका लिमिट हो गई थी, वहां तक ही पहुंच पाया था। उसके बाद न यहाँ पर कोई मलबा है, गंगा का पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ है, गंगा का जल स्तर जो है वो सामान्य है जितना सर्दियों में रहता है। तो इस हादसे को 2013 की आपदा से जोड़ा जाना बिल्कुल गलत होगा। जी पूजा। लेकिन खुद क्योंकि पूर्व सीएम की अगर बात करें, उन्होंने भी ये बात कहा कि पिछली बार जब आपदा आई थी यानी कि 2013 में, तो वो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर आई थी, और इस बार की आपदा जो है वो सीमित क्षेत्र में आई है। उसको लेकर कैसे देखा जाए, क्योंकि तमाम एहतियात तो बरते जा रहे हैं, लेकिन कोई चूक ना हो जाए, इसका किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले बताऊंगा, जो 2013 की आपदा, केदारनाथ की आपदा आई थी, उस वक्त एक करीब 3 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई थी, कई जगह पर बादल फटे थे, और वो गर्मियों का समय था जब थोड़ा सा वाटर लेवल गंगा का ज्यादा रहता है। तो 3 दिन तक लगातार बारिश आई। तो उसके बाद, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ग्लेशियर टूटा है, इतना बड़ा नुकसान जैसे पहले हरिद्वार से भी आगे तक नुकसान हुआ था 2013 में, तो यहाँ पर इतना नुकसान होने की कोई किसी भी तरह की संभावना नहीं है। खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हम टीवी 100 के माध्यम से लगातार दर्शकों को कह रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ सामान्य है। जी। लेकिन राहुल, लोगों के मन में डर का माहौल है, वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ऐसे में अगर कुंभ की बात की जाए, वो कितना प्रभावित हो सकता है? हाँ, देखिए, कुछ जैसे खुद मुख्यमंत्री ने कहा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, कि किसी भी तरह का कोई फेक वीडियो जो कहीं और का हो या पुराना हो, ऐसा ना कोई प्रसारित करे, सोशल मीडिया पे ना प्रसारित करे। क्यों? क्योंकि कुंभ का इस वक्त समय चल रहा है, कुंभ चल रहा है हरिद्वार में, ऋषिकेश भी कुंभ क्षेत्र में आता है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। हालांकि कुछ बड़े मीडिया घरानों ने बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा दिया था कि जल प्रलय आ गई है, केदारनाथ आपदा जैसी आ गई है। ऐसा उत्तराखंड में कुछ नहीं है। कुछ समय के लिए यहाँ आने वाले यात्री पैनिक हुए थे, कुछ लोग वापस चले गए, लेकिन अब उत्तराखंड पूरी तरह से सुरक्षित है। जी। आपने कह तो दिया राहुल, पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन अगर रैनी गांव की बात की जाए, चमोली की बात की जाए, तपोवन जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित है, वहां पर कहां सुरक्षित है लोग? अगर पर्यटकों की बात की जाए, ऋषिकेश में क्या पर्यटकों का आना जाना एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है? हाँ, देखिए, कल जिस तरह से ये न्यूज चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास ये बात पहुंची, तो ऋषिकेश लगभग खाली हो गया था। लोग जाने के लिए ट्रैफिक जाम लग गया था कि कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अब फिर से आप देख सकते हैं, गंगा घाटों पर स्नान करने के लिए लोग आ रहे हैं, यहाँ पर बैठ रहे हैं, नौकायान शुरू हो चुका है। तो ऐसा कोई माहौल ना बनाए, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कोई माहौल ना बनाया जाए कि जिससे कि यात्री अपने आप को असुरक्षित महसूस करें। तो यानी कि यहाँ पर अगर ऋषिकेश की बात करें, खासतौर पर यहाँ लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो जनजीवन है वो सामान्य है। हाँ बिल्कुल, एक थोड़ा सा एरिया जो था चमोली पे वही प्रभावित हुआ है। हालांकि उसमें कैजुअलिटीज भी बहुत सारी हुई हैं, और लेकिन उससे आगे कर्णप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ऋषिकेश, यहाँ पर इस तरह की कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है जिसमें कोई कैजुअलिटी हुई हो या जल स्तर बढ़ा हो गंगा का। जी। लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि पैनिक सिचुएशन हो जाती है ऐसे जब आपदा की घटनाएं सामने आ जाती हैं कि इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, तो वहां पर किस तरीके का माहौल आपने देखा कल? क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि पर्यटक भारी संख्या में वहां से खाली करने लगे थे, ऋषिकेश को वहां से जाने लगे थे। प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो गई थी? एक तरफ
त्रासदी से निपटना और दूसरी तरफ इन पर्यटकों को जिस तरीके से वो जल्दी जल्दी यहाँ से जाना चाह रहे थे उनको दूसरे क्षेत्रों में जाने देना? देखिए, जिस तरह से कल जैसे ही अलर्ट जारी हुआ, पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया था। जल्दबाजी में सारे के सारे, चाहे त्रिवेणी घाट को, चाहे शत्रुघ्न घाट जिस पर हम खड़े हुए हैं रामझूला के पास, इनको जल्दबाजी में खाली करवाया गया, राफ्टिंग बंद करवा दी गई, सब कुछ करवा दिया गया। शाम तक इस पे पूरी की पूरी नजर रखी गई, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। हाँ, चमोली में अब भी रेस्क्यू चल रहा है, आईटीबीपी रेस्क्यू कर रहा है, फौज के जवान कर रहे हैं और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सब वहां पर कर रहे हैं, तो वहां पर भी स्थिति जल्द ही सामान्य हो सकती है। जी, शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर जो जनजीवन है ऋषिकेश में वो अब सामान्य हो गया है, लेकिन अगर बात की जाए चमोली की, वहां पर अभी तक जनजीवन पूरी तरीके से सामान्य नहीं हो पाया है। हालांकि जिस तरीके से संवाददाता राहुल बता रहे थे कि जल्द ही वहां पर जनजीवन सामान्य हो सकता है, लेकिन सवाल यहां पर ये कि आए दिन देखा जाता है कि यहां पर समय समय पर आपदा आती रहती है और इससे काल के गाल में न जाने कितने लोग समा जाते हैं। ऐसे में सवाल ये कि कैसे जो त्रासदी, इतनी बड़ी जो आपदा आई है, उससे बचने के लिए लोग क्या कुछ करें, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तमाम एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए कहा जा रहा है। तो इस बीच राहुल मिश्रा ऋषिकेश से एक बार फिर से जुड़ गए हैं। वहां पर जो तमाम लोग मौजूद हैं उनसे भी जानेंगे कि जब इस तरीके की घटनाएं सामने आ जाती हैं तो उनके लिए स्थिति कितनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, वो इसको कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्योंकि जब विपरीत स्थितियां होती हैं तो ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, सहम जाते हैं और अपने घरों में कैद हो जाते हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि अब तक जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 15 पहुंच चुका है। ऐसे में एक तरफ जो तमाम इलाके हैं वहां पर स्थिति को सामान्य बनाए जाने के लिए, चाहे वो राफ्टिंग हो या फिर दूसरी चीजें जो बंद कर दी गई थी, उन्हें दोबारा से शुरू किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है कि वहां पर जल्द से जल्द जनजीवन जो पटरी से उतर चुका है वो सामान्य हो सके। पूरी निगरानी प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं, आईटीबीपी के जो जवान हैं वो जुटे हुए, सेना के जवान जुटे हैं, यानी कि जो तमाम टीमें हैं वो लगी हुई हैं। ऑपरेशन चलाया जा रहा है, रेस्क्यू अभियान के तहत लोगों को बाहर भी निकाला जा रहा है। कहीं पर कई लोगों के शव बरामद हुए हैं। तो वहीं पर लगातार संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं वो ऋषिकेश से। वहां पर स्थिति हालांकि सामान्य बताई जा रही है जैसा कि उन्होंने अभी बताया, लेकिन अब जानेंगे कि वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, इस त्रासदी को लेकर उनके मन में किस तरीके का डर बना हुआ है। राहुल, वहां पर जो लोग हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनसे बातचीत करें और ये बताएं कि आखिर वो जो लोग हैं उनके मन में किस तरीके का डर है या फिर कैसे वो इन तमाम जो है विपरीत परिस्थितियों से निपटते हैं। हाँ, देखिए, इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन द्विवेदी जी। इनसे पूछते हैं कल इस तरह की जो घटना हुई तो उसके बाद इनके मन में क्या चला और अब ये क्या सोचते हैं। द्विवेदी जी, कल जब आपको सूचना लगी कि चमोली में इस तरह से ग्लेशियर फट गया है तो आपके मन में क्या आया एकदम से? देखिए, पहल तो हर किसी व्यक्ति के मन में एक भय का वातावरण था और सरकार ने उसके बाद सरकार ने अपनी तरफ से रेस्क्यू के लिए जो व्यवस्थाएं करी, हरिद्वार और ऋषिकेश तक, चमोली में जहां पर ये दुर्घटना हुई वहां से लेकर के और हरिद्वार बिजनौर तक जो हाई अलर्ट किया और सारी मशीनरी लगी, वो उसके लिए सरकार भी बधाई की पात्र है। और लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से और मैं तो कहता हूँ राष्ट्रीय मीडिया ने जिस तरीके से पूरे विश्व के अंदर लोगों को पैनिक करने का काम किया है, ये एक अच्छी बात है और विशेषकर हमारे उत्तराखंड के टूरिज्म को।
जब केदार घाटी की आपदा आई थी उससे उभरने के लिए हमको वर्षों लग गए, और अभी हम लॉकडाउन से उभर नहीं पाए थे कि इतनी बड़ी आपदा हमारे सिर पर आ गई। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऋषिकेश में 1 इंच पानी भी नहीं बढ़ा, और लेकिन शासन प्रशासन की जो अलर्टनेस थी उसके लिए हम वो बधाई के पात्र हैं। ये होना भी चाहिए कि भाई एक इतनी बड़ी दुर्घटना का आशंका यहाँ पर भी थी, लोगों के अंदर एक भय का वातावरण था, लेकिन अब वो उन चीजों से हम लोग बाहर निकल चुके। तो आपको क्या लगता है उत्तराखंड जो है ऐसी आपदाओं की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है, सरकारों को किस तरह की तैयारियां करनी होंगी? देखो, सरकार को सबसे पहले देखिए रेस्क्यू के लिए तो जो साधन सरकार के पास, उनको और अच्छी तरीके से उनको उनमें आने वाले समय में उनके लिए बहुत बढ़िया काम करना पड़ेगा। लेकिन उसके अतिरिक्त जो हमारा जो मीडिया है उनको भी थोड़ा गंभीरता के साथ इस पे काम करना, क्योंकि इसका दूरगामी परिणाम हमारे टूरिज्म पर पड़ता है। और आपको पता होना चाहिए, आज ही मुझको अभी अहमदाबाद से फोन आया सुबह कि द्विवेदी जी मई में हमारा जो आने का प्रोग्राम था क्या हम उसको टाल दें? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, कि देखिए वहाँ बद्रीनाथ कैसे जाएंगे, वो कैसे रोडें निर्माण हो जाएंगी, तो तब तक हो जाएंगी। हमने कहा चारों धाम पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है यात्रा इसका, तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये केवल एक जो मीडिया के द्वारा एक जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और कल दिन भर जो ब्रेकिंग न्यूज चली, आपको विश्वास नहीं होगा, 9:30 बजे तक यहाँ अलर्ट हो गया था, और 12 बजे हम ऋषिकेश में अपने मित्रों के साथ मार्केट के अंदर हम जूस पी रहे थे, तो हमारे किसी मित्र का फोन आया बॉम्बे से कि द्विवेदी जी आप फ्लाइट पकड़ो, बॉम्बे आओ। हमने कहा क्यों? कि बहुत ऋषिकेश का तो बहुत बुरा हालत है। हमने कहा कुछ भी नहीं है। कि आप कहाँ पर हो इस समय? हमने कहा मार्केट में जूस पी रहे हैं। तो उनको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा संभव है कि आप जूस पी रहे हो, इतना कुछ हो रहा है? हमने कहा कुछ नहीं हो रहा है, हमें विश्वास है अपनी गंगा माँ पर। और ऋषिकेश तक आते आते, क्योंकि एक गंगा जी का जो स्वरूप है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसका जो असर है बहुत ना के बराबर होगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो असर ना के बराबर हुआ। जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, कह रहे हैं कि जो कल चमोली में हुआ उसका असर ऋषिकेश, हरिद्वार या अन्य जगहों पर नहीं हुआ है, सिर्फ चमोली तक हुआ है। एक और भाई हमारे साथ हैं जो राफ्टिंग का व्यवसाय करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या सोचा इन्होंने, कैसे राफ्टिंग बंद हो गई, अब कैसे हुआ काम? देखिए, कल की जो भी घटना हुई वो एक नॉर्मल एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, वो तो होना ही है, पर इससे पर्यटकों को कोई भी डरने की या भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ऋषिकेश पूरी तरह से सेफ है, उत्तराखंड पूरी तरह से सेफ है। नॉर्मल पानी बह रहा है, जैसे रोज पानी बहता है, रोज गंगा माँ का पानी बहता है, उसी तरह गंगा माँ का पानी बह रहा है। बस ये है कि थोड़ा पर्यटकों को मन में भय बैठ चुका है, और हम जैसे राफ्टिंग व्यवसाय वाले हैं उनको थोड़ा सा नुकसान हुआ है, पर इससे कोई वो फर्क नहीं पड़ता, हम ये मानते हैं। पर इस जो डेली लाखों की तादाद में पर्यटक आ रहे थे आफ्टर कोरोना के काफी समय बाद, हम इन चीजों से उबर नहीं पाए थे। कोरोना से हमको काफी नुकसान हुआ है, और तो जो 2013 में जो आपदा आई थी उससे भी हमें काफी नुकसान हुआ था, उससे हम कई सालों लगे हमें उसे उभरने में। कोरोना के बाद भी हमें कई नुकसान हुए, पर कोरोना के बाद लोगों के मन में जो जोश आया था कि हाँ ऋषिकेश को देखना चाहिए, ऋषिकेश के लिए पर्यटक आने चालू हुए थे। कल भी हमारे पास काफी अच्छी भीड़ थी, पर एक छोटी सी प्राकृतिक आपदा और सोशल मीडिया के थ्रू जो भी बढ़ा चढ़ा के बोला गया है उससे लोगों के मन में भय बैठ चुका है। पर ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है, अभी भी उत्तराखंड पूरी तरह से सेफ है, ठीक है। और जो राफ्टिंग के थ्रू कई लोग, 50,000 लोग जो राफ्टिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं, कई गरीब लोग इससे जुड़े हुए हैं, कई गरीब लोगों का व्यवसाय इससे जुड़ा हुआ है, पर इससे पर्यटकों के जो मन में भय बैठ चुका है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो 2013 की आपदा के बाद लॉकडाउन झेला इन व्यवसायियों ने, और अब इस तरह की खबरें इनके रोजगार को और इनको नुकसान पहुंचा रही हैं। भी बता रहे हैं कि ऋषिकेश में इसका असर नहीं दिखाई दिया है, तो लोगों को न घबराने की जरूरत है, ना ही डरने की जरूरत है। लोग सुरक्षित हैं ऋषिकेश में, और जो पर्यटक वहां पर जाना चाह रहे हैं वो आसानी से जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर चमोली की बात की जाए, वहां पर स्थिति बिल्कुल विपरीत है। तो शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए।
और टीवी 100 भी आपसे अपील करता है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, जो तमाम अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर ध्यान ना दें। इस बीच अधिक जानकारी के साथ चमोली से संवाददाता के सेमवाल जुड़ गए हैं। के सेमवाल, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तबाही का असर वो चमोली में देखा गया है, क्योंकि ये त्रासदी चमोली में ही देखी गई है। अभी तक की अगर बात की जाए, ताजा अपडेट आपके पास क्या कुछ है और लगभग कितने शवों को निकाल लिया गया है, कितने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया? देखिए, जब से ये कल से ये पूरा हादसा हुआ है, ये प्राकृतिक आपदा आई है, अब समय की अगर बात करें तो कल 25 लोगों को सही सलामत रेस्क्यू कल कर लिया गया था। उस बात अभी भी कुछ लोग सुरंग में है और जो जानकारी आ रही है कि प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से उनको जो है रेस्क्यू किया जाए। रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन, पुलिस, सभी विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग पूरी अपनी मशक्कत कोशिश लगाए हुए हैं कि किसी तरीके से इन लोगों को यहाँ पर जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाल लिया जाए, जो टनल में अभी फंसे हुए लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर स्थानीय स्तर की बात करें तो ये जो प्रभावित क्षेत्र था, ये 2 जगहों पर ये इसने हिट किया था। तपोवन और रेणी जो 2 जगह हैं वो उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित किया था, जो पावर प्रोजेक्ट जहां पर ये बन रहे थे। तो अभी की अगर बात करें तो जो 13 गांव हैं, जो वो इस जो एक पुल बह गया उसके कारण उनका संपर्क कट गया। किसी भी तरह की वहां पर आवाजाही किसी तरह से भी संभव नहीं है। एक हवाई मार्ग से ही वहां पर संपर्क किया जा सकता। बिल्कुल, लेकिन के सेमवाल, अगर बात की जाए आबादी की, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित रैनी गांव और तपोवन इलाका है, लेकिन आबादी की बात की जाए, लगभग कितनी आबादी इससे प्रभावित है और किस तरीके से जो रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो कितनी तेजी से काम कर रहा है? देखिए, चीज जो मीडिया के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे गांव भूस्खलन में इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। जो कल जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त ही जो पावर प्रोजेक्ट में जो लोग थे वो लोग भी जो वहां पे काम कर रहे थे वो उनको ही नुकसान पहुंचा। जो अधिकतर लापता लोग हैं वो वही लोग हैं जो पावर प्रोजेक्ट में उस समय काम कर रहे थे। तो अगर गांवों की बात करें तो गांवों में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बड़ी बात यह है कि गांवों का संपर्क टूट गया है। गांवों में आपदा का किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि एकमात्र पुल था जो वो बह गया है, उसके कारण गांव वाले अब इस साइड जो देश के अन्य लोगों से कट गए हैं, वो उनकी आवाजाही बंद हो गई है। लेकिन के सेमवाल, अभी मैं सुन रही थी, कोई सीनियर अधिकारी वो कह रही थी कि 13 गाँव इससे प्रभावित है। जी, प्रभावित इसीलिए माने जाएंगे कि उनका जो उनका संपर्क है वो कट गया है। मतलब वो वहां तक रेस्क्यू मैनुअली किसी तरह से पहुंच नहीं सकती, किसी भी तरह कोई भी फोर्स वहां पर पहुंचने में सक्षम नहीं है। हालांकि वो लोग अपने घरों में, अपने गांवों में सुरक्षित है। सबसे बड़ी समस्या ये थी, जिलाधिकारी चमोली से जब हमने बात करी तो उनका कहना था कि उनकी पहली प्रायोरिटी है कि जो लोग वहां पर हैं उन लोगों को रसद, खाद्य सामग्री और आवश्यक दवाओं इत्यादि की कोई बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती इस समय, क्योंकि संपर्क टूट जाने के बाद लोगों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आ जाती है वो खाने पीने की, और जो मरीज हैं, जो लोग बीमार हैं, उनके लिए दवाइयों की। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, वहाँ पे मेडिकल टीम पहुंचाई गई है और उसके अलावा जो है जो खाद्य सामग्री है, हवाई हेलीकॉप्टर से वहाँ सामग्री, जो खाद्य सामग्री वो भी पहुंचाई जा रही है। एयर ड्रॉप किए जा रहे हैं। जो खाद्य किट है वो कल से ही प्रशासन द्वारा बनाने से प्रारंभ कर दिए गए थे, जिसमें आवश्यक खाद्य सामग्री की किट बनाए गए, तो उनको वहां पर एयर ड्रॉप किया जा रहा है। तो किसी तरह की कहा जाए कि पैनिक सिचुएशन कोई अभी इस समय नहीं है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग टनल में फंसे हैं, जो वो वर्कर्स थे पावर प्रोजेक्ट के, जो वहाँ के काम करने वाले लोग थे, वो अभी उनके टनल में फंसे होने की सूचना है। तो सबसे 2 प्रायोरिटी यहाँ पे जिला प्रशासन ने रखी है। जो फंसे हुए हैं उनको किसी तरीके से किसी भी जिस भी हालत में उनको निकाला जाए, और जो गांव जिनसे संपर्क कर लिया है
वहाँ पर खाद्य सामग्री और मेडिकल सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई जाए। लेकिन के सेमवाल, जिस तरीके से इसे 2013 की आपदा से जोड़ा जा रहा है, 2013 की त्रासदी से, इससे आप कितने सहमत है? क्या लगता है कि 2013 की आपदा से जोड़ा जाना सही है? क्योंकि उस दौरान 5700 लोगों की जान गई थी और आज भी तमाम टीमों का गठन किया जाता है समय समय पर, जिससे चेकिंग की जा सके, क्योंकि कई बार कंकाल भी मिल चुके हैं, कई शव बरामद हो चुके हैं। देखिए 2013 में जो आपदा आई थी केदारनाथ में, उसमें और इसमें अंतर समझने की जरूरत इस तरह से है कि सिचुएशन उसी तरह की है प्राकृतिक तौर पे, लगभग उसी तरह की सिचुएशन है, लेकिन जो मृतकों का आंकड़ा कहे यहाँ सैकड़ों में संख्या है, वहाँ हजारों में संख्या थी। तो अगर मृतकों की संख्या की अगर बात करी जाए तो मृतकों की संख्या में काफी अंतर है, लेकिन अगर सबक उस समय लिया जाता, कंडीशन और सिचुएशन बिल्कुल उसी तरह की है। ऊपर से पहाड़ से एवलांच टूट करके आया और जो केदारनाथ में चौराबाड़ी एक ताल है, गांधी सरोवर जिसको कहा जाता है, उसमें वो ग्लेशियर टूट करके आया और वहां से पानी पूरा, जो क्योंकि हजारों की संख्या में वहां पे तीर्थयात्री दर्शन करने आए थे, स्थानीय लोग थे, तो वो वहां पर बह गए। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो उतनी संख्या में लोग नहीं थे। अगर उसी संख्या में वहां पर भी लोग होते तो बड़ा और अधिक जन हानि होती। लेकिन यहाँ पे क्योंकि केवल पावर प्रोजेक्ट से लोग काम कर रहे थे और इसलिए उतनी उस संख्या में, जिस संख्या में केदारनाथ में हानि हुई थी, उस संख्या में जनहानि नहीं हुई है। लेकिन एक चीज अवश्य है कि दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों आपदाओं में, यानी कि जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन देखा गया है कि लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, उनको लेकर किस तरीके से प्रशासन मैसेज दे रहा है, किस तरीके से मुनादी कराई जा रही है कि कम से कम वो डरे नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जहां स्थितियां सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ जाती हैं। और एक और जानकारी कि वहां पर फिलहाल जो टीमें हैं, एनडीआरएफ की कितनी टीमें पहुंची हुई है, एसडीआरएफ की कितनी टीमें पहुंची हुई हैं, वहां पर किस तरीके से ये ऑपरेशन जो है पूरा चलाया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है टनल से बाहर निकालना तमाम मजदूरों को। देखिए हेलीकॉप्टर से आज एनडीआरएफ की दो टुकड़ियां पहुंची थी और एसडीआरएफ लगातार कल से ही काम कर रही है। अगर बात करें स्थानीय पुलिस, खासतौर से कल की जो सफलता थी वो पहली सफलता थी जो वो आईटीबीपी के नाम गई, जिसमें उन्होंने लोगों को बचाया, जी सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया, ये बहुत बड़ी बात रही। जी कल एक बहुत बड़ी जो इस सब त्रासदी के बीच बड़ी खुशी की खबर ये आई कि आईटीबीपी पुलिस और प्रशासन के संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में कल लोग बच करके निकल के आए। उनके चेहरे पे साफ खुशी नजर आ रही थी, किस तरह से वो लोग, अगर इस रेस्क्यू अभियान में थोड़ी भी देरी होती, कल लोग जो है सरकार की, प्रशासन की खुले मन से तारीफ कर रहे हैं, जिस तरह से क्विक रिएक्शन लिया गया और कल लोगों की जान बच पाई। अभी की अगर बात करें तो अभी भी जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने का प्रयास किया जा रहा है। और आज की जो स्थिति है, अगर चमोली जिले की बात करें, जो जैसे कि मैंने पहले बताया, एक सबसे प्रायोरिटी जिला प्रशासन, जिला अधिकारी से हमारी बात हुई, उनको कहना था कि जो लोग 33 गाँव का जिसका संपर्क कट गया है पुल के कारण, जहाँ पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो इन लोग वहां पर मेडिकल एड हेलीकॉप्टर द्वारा और जो खाद्य सामग्री है उसको पहुंचाया जा रहा है, एयर ड्रॉप किया जा रहा है खाद्य सामग्री को। लेकिन अगर के सेमवाल, जो गांव है जिनका संपर्क टूट गया है, क्या उनका संपर्क गंगा किनारे वो आसपास बसे हुए गांव थे जिनका संपर्क टूटा है, या फिर वो दूसरा इलाका था? देखिए वो जो गांव है ये नदी से ऊंचाई पर स्थित है। ये एक चीज सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि जो नुकसान हुआ है वो नदी तलहटी में हुआ है। जो पावर प्रोजेक्ट थे वो बिल्कुल नदी से लगे हुए थे, उसके संपर्क में जो जहाँ भी नुकसान हुआ वहां पर एकदम लगे हुए, बहुत नजदीक लगा हुआ कोई गाँव नहीं था। जो भी विजुअल कल से चल रहे हैं, जो विजुअल दिखाए जा रहे हैं, वो किसी गाँव के नहीं है, वो जो पावर प्रोजेक्ट का क्षेत्र है वहाँ के वो विजुअल्स हैं। और जो नुकसान भी हुआ है वो जो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग थे उन्हीं का भी नुकसान हुआ है। इसमें जो ये पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग थे, अलग अलग राज्यों से काम करने वाले लोग थे, बिहार से कई सारे लोग थे, अलग अलग राज्यों से जो यहाँ पर रोजी रोटी कमाने आए थे। अधिकतर मजदूर वर्ग का ये व्यक्ति था और व्यक्ति थे, और खासतौर से अधिकतर बिहार से जुड़े हुए ये लोग बताए जा रहे हैं जो वहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन अगर के सेमवाल ऋषिकेश की बात की जाए, ऋषिकेश में स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, वहां पर सब कुछ सामान्य है। यानी कि ये समझा जाए कि जो ये त्रासदी है
उससे जो प्रभावित जिला है वो सिर्फ सबसे ज्यादा चमोली ही प्रभावित है, बाकी जो आसपास जो गंगा किनारे बसे हुए चाहे जिले हैं चाहे शहर हैं वहां पर नहीं इसका असर दिखाई दे रहा है। लेकिन एहतियात की अगर बात की जाए, क्योंकि जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, वहां पर एहतियात के तौर पर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं जिलाधिकारी की तरफ से? देखिए, ये एक और चीज समझने की बात है, जो बॉर्डर क्षेत्र है, भारत तिब्बत सीमा का ये क्षेत्र है, तो इस पूरा 12 महीने यहाँ पर बर्फीले पहाड़ यहाँ पर है। जो अभी आपने कहा कि ऋषिकेश तक किसी तरह का प्रभाव नहीं हुआ, मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा। ऋषिकेश तो बहुत यहाँ से काफी दूर है, लगभग 250 किलोमीटर दूर है। जो प्रभावित क्षेत्र है उससे 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है वहां पर। चमोली जनपद में केवल तपोवन वाला इलाका है वो ही अधिक प्रभावित हुआ। हालांकि जब इस तरह की खबरें चली तो लोगों में भय, हमने भी कल जब खबरें चली थी तो हमने ये समझाने की कोशिश करी थी कि इसका प्रभाव आगे तक नहीं है, केवल जो तपोवन वाला इलाका है। और लेकिन के सेमवाल, अगर तैयारी नहीं की जाती तो फिर सवाल उठने लगते ना कि तैयारी नहीं की गई, पहले से क्यों तैयारी नहीं की गई, प्रशासन क्या कर रहा था, सरकार क्या कर रही थी? क्योंकि तैयारी है तो फिर उसका असर भी दिखाई दे रहा है कि अगर स्थितियां सामान्य है तो फिर बहाल कर दी जाए जो तमाम सुविधाएं जो रोक दी गई थी, जो तमाम वहां पर चीजें चलाई जा रही थी। क्योंकि पर्यटकों में इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई दिया, वो बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में आ गया, वहां से जो है अपने घरों की तरफ रवाना होने लगे। बिल्कुल, कल जो यहाँ पे एक बहुत सुंदर पर्यटन स्थल औली है, वहाँ पे कुछ दिन पहले अभी बर्फ पड़ी थी, तो बड़ी संख्या में दिल्ली और देश के कोने कोने से पर्यटक पहुंचे। तो हमारे पास कई लोगों के फोन आ रहे थे कि किस तरह की सिचुएशन है, वहाँ लोग हैं, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो बड़ी संख्या में लोग जो पर्यटक थे वो यहाँ से निकलने वापस हो गए। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो तपोवन वाला क्षेत्र है उसके अलावा कहीं भी किसी तरह का बहुत इस तरह का कोई नुकसान नहीं है। वहीं पे वो पावर प्रोजेक्ट डैम साइड पर ही वहाँ पे नुकसान हुआ है। और किसी भी पर्यटक को किसी तरह की भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोग पूर्व की भांति यहाँ पर आ सकते हैं। उत्तराखंड पूरी तरह से सुरक्षित है इस आपदा का। जहाँ पे जो क्षेत्र था वहीं पे इसका प्रभाव हुआ, उसके अलावा उत्तराखंड सुरक्षित है। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बार बात कर चुके हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से। ऐसे में अगर केंद्र की तरफ से बात की जाए, कितनी मदद की जा रही है और कितनी वो जो मदद है वो सहायक हो पा रही है उत्तराखंड के लोगों के लिए, खास करके चमोली के लिए? देखिए, आज की अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे कि आपने भी बताया और हम लोग लगातार कल से बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पे चल रही है। राज्य सरकार के संपर्क में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की खुद जो है प्रधानमंत्री और गृहमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से बात हुई है। उसके अलावा अगर आज की बात करें तो जो कल खुद स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ पर दौरा करके यहाँ से गए हैं। आज की अगर बात करें तो आज भी केंद्रीय मंत्री निशंक यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके अलावा स्थानीय विधायक बद्रीनाथ के विधायक यहाँ पर महेंद्र भट्ट यहाँ पर हैं। केदारनाथ के विधायक मनोज राउत भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा जो सांसद है तीरथ सिंह रावत वो यहाँ पर हैं। धन सिंह जो उत्तराखंड सरकार के मंत्री धन सिंह वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह से जो केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों के अलावा सांसद यहाँ पर इस समय मौजूद है। तो जो जनप्रतिनिधि है उसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के भी पहुंचने का यहाँ पे कार्यक्रम है। इस समय कांग्रेस के जो स्थानीय नेता है वो लोग भी आज वहाँ पर पहुंचे हुए। तो बीजेपी कांग्रेस ये पार्टी से उठ करके लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सब एक ही सबका यही कहना है कि इस आपदा की घड़ी में सबको एकजुट होकर के सहायता, बिल्कुल सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। लेकिन के सेमवाल, जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, अगर बात की जाए अभी तक कितने लोगों का जो शव है वो बरामद हो चुका है, अभी की अपडेट की अगर बात करें तो, और कितने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया? अभी तक जो हमारे पास सूचना आई है वो 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया कल से आज तक। और उसके अलावा 10 शवों को बरामद किया गया है। और सहायता की अगर बात करें तो लगातार पुलिस के लोग यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाए थे। एनडीआरएफ यहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों संयुक्त रूप से यहाँ पर अभियान में सम्मिलित है। वहीं रेड क्रॉस के लोग, और जो टनल में लोग फंसे हुए हैं उनमें से अभी तक कोई मिल पाया है? जो 100 से ज्यादा लोग लापता हैं।
इसके बाद की यही है कि क्योंकि लगभग 200 मीटर लंबी वो टनल बताई जा रही है, वहां पहुंचना एक चुनौती है। रात भर भी कल काम जारी रहा और बड़ी बड़ी मशीनों से वहां पर कार्य किया जा रहा है। तो प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेड क्रॉस के लोग यहाँ पर अपने तरीके से अपने जो है सहायता यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। जी ठीक है, के सेमवाल, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जब हम जा रहे थे तो मैठाना गांव है चमोली से थोड़ा इधर से जाते हुए पहले, तो वहां तक पानी में मैलापन था और लकड़ी बहकर आ रही थी, लेकिन आते समय पानी का लेवल बिल्कुल सामान्य है। लेकिन जो श्रीनगर जैसे हमारा प्रोजेक्ट है उसके पानी उससे खाली कर दिया गया था ताकि किसी तरह का रिस्क न रहे। तमाम जो रेलवे का काम चल रहा है उसको खाली करा दिया गया था। तमाम जो हमारे नदी, गंगा जी के किनारे और अलकनंदा के किनारे जितने भी कस्बे हैं सबको हाई अलर्ट पे कर दिया गया था। के अनुमान के तहत मिसिंग 125 के आसपास हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो कंपनी के लोग हैं वो भी अभी कुछ बता पाने में एकदम अभी सब लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं। तो ऊपर क्योंकि ऊपर का प्रोजेक्ट कमीशन हो चुका था, वो काम उस पर चल रहा था, उस पर एक 36 लोगों की 35-36 लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। उनमें से 5-6 लोग उनके सुरक्षित हैं, 2 पुलिस के जवान वो सुरक्षित हैं। अपने कुछ देश निर्माता, उत्तराखंड निर्माता खोए हैं। जी पीछे करिए मोबाइल। हमारी भगवान से प्रार्थना है जिन लोगों के खोए होने की आशंका है वो कहीं न कहीं हमको सुरक्षित स्थानों पर हों ताकि उनको फिर से वहाँ से निकाल करके लाया जाए। प्राकृतिक त्रासदियाँ आती हैं, आप उसका मुकाबला करने के लिए क्या कर रहे हैं ये आपकी पहचान होती है। उत्तराखंड ने 2013 में जब 60-70% हिस्सा ध्वस्त हो गया था उसका मुकाबला किया और फिर से एक नया उत्तराखंड उभर करके सामने आया और हम इस त्रासदी से भी उभरेंगे, मगर त्रासदी से पैदा सवालों का राष्ट्रीय उत्तर खोजा जाना चाहिए। ये उससे अलग किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने उसे करीब से देखा है और यहाँ भी आपने देखिए एक ही अंतर है कि वो त्रासदी व्यापक क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बहुत गहराई से आई, तोड़ करके गई उत्तराखंड को। ये एक सीमित क्षेत्र के अंदर आई है और तपोवन के पावर प्रोजेक्ट में इससे नुकसान हुआ, वहाँ काम करने वाले लोग मरे हैं, बस इतना भर अंतर है। त्रासदी है, बात नहीं हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इसके मुकाबले के लिए अपने अधिकारियों के साथ अच्छी काम कर रहे होंगे और उनको हैंड्स दे करके हम गए हैं। एसडीआरएफ का गठन करके गए हैं 4 बटालियन है और वो बटालियन एनडीआरएफ के तर्ज पर गठित है और बहुत अच्छा काम। आपको लग रहा है अपने कुछ देश निर्माता, उत्तराखंड निर्माता खोए हैं। जी पीछे करिए मोबाइल। हमारी भगवान से प्रार्थना है जिन लोगों के खोए होने की आशंका है वो कहीं न कहीं हमको सुरक्षित स्थानों पर हों ताकि उनको फिर से वहाँ से निकाल करके लाया जाए। प्राकृतिक त्रासदियाँ आती हैं, आप उसका मुकाबला करने के लिए क्या कर रहे हैं ये आपकी पहचान होती है। उत्तराखंड ने 2013 में जब 60-70% हिस्सा ध्वस्त हो गया था उसका मुकाबला किया और फिर से एक नया उत्तराखंड उभर करके सामने आया और हम इस त्रासदी से भी उभरेंगे, मगर त्रासदी से पैदा सवालों का राष्ट्रीय उत्तर खोजा जाना चाहिए। ये उससे अलग किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने उसे करीब से देखा है और यहाँ भी आपने देखिए एक ही अंतर है कि वो त्रासदी व्यापक क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बहुत गहराई से आई, तोड़ करके गई उत्तराखंड को। ये एक सीमित क्षेत्र के अंदर आई है और तपोवन के पावर प्रोजेक्ट में इससे नुकसान हुआ, वहाँ काम करने वाले लोग मरे हैं, बस इतना भर अंतर है। त्रासदी है, बात नहीं हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इसके मुकाबले के लिए अपने अधिकारियों के साथ अच्छी काम कर रहे होंगे और उनको हैंड्स दे करके हम गए हैं। एसडीआरएफ का गठन करके गए हैं 4 बटालियन है और वो बटालियन एनडीआरएफ के तर्ज पर गठित है और बहुत अच्छा काम। आपको लग रहा है अपने कुछ
देश निर्माता, उत्तराखंड निर्माता खोए। उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी में आज सुबह एक ग्लेशियर के टूटने से जो एक भीषण त्रासदी वहां पर घटित हुई है, इस भीषण त्रासदी के प्रति उत्तराखंड के उन पीड़ित परिवारों के प्रति और नागरिकों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम भी तो कर रहे हैं यार। क्योंकि अलकनंदा गंगा जी की सहायक नदी है और इसलिए ये बाढ़ का खतरा गंगा नदी में भी संभावित है। यद्यपि उत्तराखंड सरकार सक्रिय होकर के वहां पर कार्य कर रही है, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी इस पर नजर रखते हुए स्वयं घटनास्थल की ओर रवाना हुए हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पूरे घटनाक्रम के प्रति एनडीआरएफ को और अन्य संस्थाओं को पहले से अलर्ट करके बचाव और राहत कार्यों को तेज करने के बारे में वहां पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा जी का बहाव स्थल सर्वाधिक है। लगभग 1000 किलोमीटर गंगा जी उत्तर प्रदेश की भूमि से होकर के गुजरती है। हम लोगों ने पूरी तरह सतर्कता बरती है। घटना के तुरंत बाद हमें जानकारी मिल गई थी और हम लोगों ने अपने यहाँ जल शक्ति विभाग को पहले से अलर्ट कर दिया है। गृह विभाग एक एक गतिविधि पर नज़र रख रहा है। उत्तराखंड में स्थिति इस समय जल स्तर अलकनंदा का सामान्य की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है और हमारा अनुमान है कि ये जल नीचे आने में इसको समय लगेगा। हरिद्वार के बाद नरोरा और फिर बिजनौर, ये जो बैराज आएंगे यहाँ पर हम इस पूरे जल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कहीं कोई ऐसी समस्या नीचे नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सभी 25 जनपद जो प्रदेश के अंदर जहाँ से गंगा जी होके गुजरती है, उन सभी जनपदों में पहले से सतर्कता बरतते हुए वहाँ पे अलर्ट जारी किया है। हमारा यहाँ प्रदेश का गृह विभाग, राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हमारा एसडीआरएफ, ये सभी इसके प्रति पूरी तरह सतर्कता बरतते हुए यहाँ पर पूरी निगाह रखे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार को और वहाँ के नागरिकों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और आवश्यकता पड़ती है तो जैसे भी अगर कोई सहयोग उत्तराखंड सरकार हमसे कोई किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें उन्हें भरपूर सहयोग करने को तैयार है। और हम लोग यहाँ पे एसडीआरएफ की हमारे पास अच्छी व्यवस्था है और भी अन्य प्रकार से जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से उत्तराखंड सरकार के साथ में वहाँ के नागरिकों को। वहाँ पे बहुत वायर्स थे, उन वायर्स को वापस बाहर लाया गया है और दोबारा से फिर जेसीबी अंदर तक जा रही है और फ्लश क्लियर करते करते लोगों तक। जो हमारा मेन ब्रिज था रैणी वाला, जो पुल बहा है, उसके उधर 13 गाँव हमारे प्रभावित है और उधर में भी अभी हम लोग राशन पैकेट भेज रहे हैं और हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है वो सब कुछ वहाँ पे जहाँ कंप्लीट चल रही थी वो यहाँ से 180 के बाद फिर हमारे 100 मीटर आगे जाकर कट जाती है, फिर उसमें 180 मीटर का स्पेस है। इसका मतलब ये से 100 मीटर पर जाकर 180 जाके 50 पॉइंट जाकर के टी पॉइंट आएगा आगे जी। फिर 3 किलोमीटर तो कंटिन्यू है, फिर आगे जाके ब्लॉकेज है, वो तो हम उसको कूद ही रहे हैं, एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। यहाँ से एंट्री है सर, हम यहाँ से इसको एड्रेस कर रहे हैं सर। ये जो एडिट दिख रहा है आपको सर, यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं
और 50 मीटर के बाद हमें टी पॉइंट मिलेगा। ये टी पॉइंट से फिर हम दाहिने तरफ मुड़ेंगे सर, और इस तरफ और यहाँ तक रास्ता बंद है सर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस बीच में हमें आशा है कि कुछ जो टी पॉइंट में है दोनों तरफ अलग अलग कर रहे हैं, दोनों दिशा में कितनी लंबी सुरंग है, दोनों तरफ क्या काम चलता है। एक तो 7.5 मीटर की डाया की टनल है जो मेन टनल है हमारी, 7.5 मीटर हाइट की है। हाँ, वो तो मेन जा रहा है। अगर उस मेन में भी डिवार्टिंग चल रहा, पंप लगे जो पानी अंदर आता है उसको बाहर करने के लिए जाता है। इसी बीच पूर्व सीएम विजय बहुगुणा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका विजय बहुगुणा जी टीवी 100 पर। जी नमस्कार। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगी जो ये त्रासदी हुई है, क्योंकि काफी लोग इससे प्रभावित हैं, जो अभी तक की अगर प्रक्रिया की बात करें, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसको कैसे देख रहे हैं आप? कितनी तेजी से ये काम चल रहा है और कितनी तेजी से भी और काम किया जाना चाहिए? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रकृति का प्रकोप है जिसको बोलते हैं फ्यूरी ऑफ नेचर। और ग्लेशियर का फटना, इसका कोई मानव कारण तो होता नहीं है, क्योंकि ग्लेशियर में ना तो सड़क बनती है ना कोई काम होते हैं। अब वो जो त्रासदी हुई है ये बहुत ही दुखद है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का हम सब बहुत आभारी हैं कि उन्होंने बड़े समय से मुख्यमंत्री के अनुरोध पर वहाँ सारी सुविधाएं भेज दी हैं, राहत कार्य चल रहे हैं। नुकसान हुआ है, एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट का नुकसान हुआ है, कुछ मजदूर, कुछ लोगों की जो है लापता है, कुछ की मृत्यु हो गई है। लेकिन अब ऐसी जब केदारनाथ की ट्रेजेडी आई थी तब हम लोग के पास इतना कोऑर्डिनेशन नहीं था। उस वक्त तो एसडीआरएफ भी नहीं थी, लेकिन बाद में एसडीआरएफ बनी और लोग, पूरी राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी युद्ध स्तर पे वहाँ काम कर रहे हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग बच सके उनको बचाया जाए। तमिल में कुछ लोग फंसे हुए हैं, लेकिन काफी त्रासदी का जो आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते थे उन पर लगाम लगाई गई है, रोक लगाया गया है। आगे कोई ऋषिकेश या हरिद्वार में कोई उत्तर प्रदेश कोई खतरा नहीं है। अब जैसे सारी कुछ समय बीतेगा तब पता चलेगा एक्चुअल लाइफ का क्या लॉस हुआ है, प्रॉपर्टी का क्या लॉस हुआ है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने कंपनसेशन अनाउंस किया है, राहत भी दे रहे हैं, और हम ये कह सकते हैं कि दुख की घड़ी में सब साथ हैं और पूरे प्रयास हो रहा है कि लोगों को राहत मिले। लेकिन विजय बहुगुणा जी, जिस तरीके से टनल के पास जो मलबा है जमा हुआ, उसको वहां से निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। क्या लग रहा है कितना वक्त लग सकता है इस रेस्क्यू ऑपरेशन जो भले ही तेजी से चल रहा है? देखिए, जो ह्यूमन एफर्ट है उसमें कोई कमी नहीं की जा रही है, प्रयास पूरे हैं और कठिन समस्या है जरूर, मलबा है मलबा, लेकिन मिरेकल्स डू हैपन। और कई लोगों के बाद भी, ट्रैप होने के बाद भी लोग जो है वो जीवित पाए गए हैं। तो ये आशा ही की जाती है कि हम लोग से प्रार्थना करें कि जो लोग हैं वो स्वस्थ हो और जल्द समय से ही उनको हम बचा पाएं। अब पूरी सारी फोर्सेस लगी हुई हैं तो हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आशा है अभी निराश नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए कि हम लोग बचा पाएंगे। उन परिवारों से कोई बातचीत हो पाई आपकी जो इससे प्रभावित हैं और जिनके शव बरामद किए गए हैं? एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट है, एनटीपीसी का उनके पास सारे इसके डिटेल्स हैं। जो उस राज्य के 2 पुलिस वाले भी लापता हैं। तो परिजन तो इस दुख की घड़ी में ये कह सकते हैं कि सारा राज्य आपके साथ है, देश आपके साथ है और पूरे आपके साथ मदद करेंगे हर प्रकार से। लेकिन अभी तो जो राहत के कार्य चल रहे हैं और जो बचाव कार्य चल रहे हैं उनको उन पे ही सारा फोकस है, सबको उसी पर ध्यान दे रहे हैं। जी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं, जायजा भी ले रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं वहां पर जो लगभग अभी तक 15 शव भी बरामद कर लिए गए हैं और 2 पावर प्रोजेक्ट, इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, लगभग कितना नुकसान अगर देखिए, जो पावर प्रोजेक्ट का नुकसान हुआ है वो तो सुधारा जा सकता है, लेकिन जो जीवन चले गए, जीवन तो अमूल्य होता है। मैं ये कहूँगा कि कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। प्रधानमंत्री जी इसको डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर वहाँ मौजूद थे, गए भी थे। हम लोग सब हम लोग जो है वो जो अपना योगदान दे सकते हैं, जो सुझाव दे सकते हैं वो दे रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि आशावान होना चाहिए, जितने लोग जीवन हम बचा पाए वही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी हमारी फोर्सेस की। जी, लेकिन विजय बहुगुणा जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये त्रासदी हुई है,
क्या इसे 2013 से जोड़कर देखा जा सकता है जब उस समय आपदा आई थी? देखो आप समझने की कोशिश करो कि जब केदारनाथ की ट्रेजेडी हुई थी तो जो गांधी लेक था जो कि मंदिर के बहुत ऊपर था जी, वो फटा था बारिश के कारण, वहां से सारा मलबा निकला। तो जब ये ग्लेशियर, ये जो ऊंचे हिमालय के जो तालाब हैं जहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है, वहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं होता, वहाँ कोई जाता नहीं है जी। जब ये ऐसे तालाब और ऐसे ग्लेशियर फटेंगे तो फिर तो जो ढाल है, जो नदी का बहाव है, उस पर जो मलबा आता है तो नुकसान तो होता है, जिससे वॉल्केनोस फट जाते हैं जी। तो ये तो प्रकृति की फ्यूरी है, इसमें तो हम लोग जो है वो बेबस कह सकते हैं अपने को, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन केदारनाथ की ट्रेजेडी के बाद तो हमारे पास इतना फोर्सेस नहीं थी, इतना हमारे पास SDRF नहीं था, इतने हमारे पास संसाधन नहीं थे जो आज उपलब्ध है राज्य सरकार के पास जी। और त्रासदी है, लेकिन त्रासदी का जवाब पूरा जोर से सरकार दे रही है, सारी जनता भी समर्थन में है, देश साथ क्योंकि है। त्रासदी आना ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है, वो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उस आपदा से हम कैसे निपटते हैं, कितने तैयार हैं, वो बहुत मायने बिल्कुल रखता है। आपने बहुत सही बात कही है और यही आज सबको सोचना चाहिए कि ये हमारे बस में नहीं था, लेकिन जो हमारे बस में है आज जीवन बचाना और उसके बाद जो क्षति हुई है उसको पूरा करना, ये इसमें मोदी जी का, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लगाव, उत्तराखंड से केंद्र सरकार का जो कंसर्न है और पूरा प्रशासन, अधिकारी, मुख्यमंत्री, सभी लोग इस वक्त जो है मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही निष्ठा के साथ और बहुत ही तत्परता के साथ, और दुख तो है ही, लेकिन अपने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, पूरी राहत देंगे। जो जिनकी मृत्यु हो गई उनको भी कंपनसेशन मिल रहा है, जो घायल उनको मिलेगा। ग्रामवासी अगर गांव के लोग हमारे प्रभावित हुए, उनके खेत गए या जीवन का लॉस हुआ है, कंपनसेट तो हम करेंगे, पूरा करेंगे, मैं आपको आश्वासन दूंगा। लेकिन विजय जी, जिस तरीके से कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है, वहां पर राशन भी पहुंचाया जा रहा है, वो बहुत बड़ी चुनौती है। राशन पहुंचाया जाएगा, हेलीकॉप्टर की सर्विस ली जा रही है, 5 पुल बह गए हैं। आप जानते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन कितना मुश्किल होता है, नदियों के आर पार जाने के लिए पुल होते हैं, 5 पुल बह गए हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि राहत पहुंचाई जा रही है और हर फ्रंट पे काम हो रहा है, ड्रॉपिंग भी हो रही है, सप्लाईज भी मेंटेन की जा रही है जी, और इलेक्ट्रिसिटी भी रिस्टोर की जा रही है। पूरा ह्यूमन एफर्ट में कोई कमी नहीं है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जी। लेकिन विजय बहुगुणा जी, जब इस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो पैनिक सिचुएशन हो जाता है, ऐसे में लोगों से आप किस तरह की अपील करेंगे कि वो डरे ना, सहमे ना? पहली बात तो देखिए कि कुछ वीडियो ऐसे अपलोड किए गए जो कि इस त्रासदी से संबंधित नहीं है जी। लोगों को कुछ गंभीरता से अपना आचरण करना चाहिए, समझना चाहिए कि गलत आप अपलोड करेंगे वीडियोस तो उसका लोगों में पैनिक होता है जी। अब जो होना था वो हो गया, जितनी त्रासदी होनी थी हो गई जी। आगे तो कुछ नहीं हो रहा, अब तो रिकवरी चल रही ना, अब तो सुधार चल रहा है, काम हो रहा है। तो वो तो एक पल की बात थी, मलमा आया, तोड़ता ताड़ता बह कर निकाल दिया, सब ज्यादा नुकसान रहता हुआ। अब उस नुकसान का जायजा लेकर के उसका जो है काउंटर एक्शन हो रहा है। और आपके चैनल से भी ये अनुरोध है कि लोग पैनिक ना करें, गलत अफवाह ना फैलाएं, गलत वीडियो ना दिखाएं और भरोसा रखें अपनी सरकार पे और केंद्र सरकार पे। हम सब पीड़ितों के साथ हैं और जो भी लॉस हुआ है लोगों का जान माल का, उसको राज्य सरकार, केंद्र सरकार पूरा भरेगी जी। लेकिन विजय जी, देखा गया है कि भले ही खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपील की थी कि कोई भी पुरानी वीडियोस ना अपलोड की जाए जिससे इस तरीके की स्थिति ना हो, बावजूद इसके अगर हम ऋषिकेश की बात करें वहां पर स्थितियां सामान्य बताई जा रही है, जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी बताया, और जो तमाम जिले हैं वहां पर स्थिति सामान्य है। लेकिन जब कल ये खबर आई कि यहाँ पर ग्लेशियर टूटा है, उसके बाद पर्यटक वहां पर भारी तादाद में अपने घरों की ओर रवाना होने के लिए निकले, जिसके लिए प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई। ये देखो, मैंने कहा ना कि हम लोग के ऐसे संकट के समय में हम लोग का चरित्र भी पता चलता है जी। और ये कोई ऐसा ओकेजन नहीं है जिसमें कि हम कोई किसी प्रकार का पैनिक फैलाए या किसी प्रकार का एक्साइटमेंट करें जी। इस आपदा में जो मदद कर सकता है सबसे अपील है मदद करें। अगर आपके पास ऐसी स्थिति में है कि किसी को राहत दे सके तो राहत दे, जान बचा सके तो जान बचाए। लेकिन संकट की घड़ी में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें, कोई ऐसा न्यूज ना चलाए, कोई ऐसा वीडियो ना दिखाए जिससे कि हमारे उत्तराखंड के रह रहे लोग
पूरे देश में उत्तराखंड के लोग रहते हैं, उनके गांव है वहाँ, उनके शहर है वहाँ, तो पैनिक ना करे ना, ये राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा, लोगों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो उत्तराखंड का चरित्र है वो बहुत ही लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग हर परिस्थिति से लड़ेंगे और जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई करेंगे और आगे नुकसान ना हो इसके लिए वैज्ञानिक जा रहे हैं देखने के लिए, पर्यावरण वाले जा रहे हैं। ग्लेशियर आखिर इतनी हाइट पे ग्लेशियर क्यों टूटा, क्या हुआ, सब जांच होगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो घटना थी वो घट चुकी। अब उसका जो पोस्ट एक्टिविटीज चल रही है लोगों के जीवन बचाने के लिए, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग प्रार्थना करें कि जो फंसे हैं वो निकल आए। जी, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात कर चुके हैं, 4 बार उन्होंने बातचीत की, गृह मंत्री ने भी बातचीत की। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ जी ने भी, उन्होंने भी वहां पर बातचीत की है और कहा है कि हर संभव मदद करेंगे। देखो, जब केदारनाथ की आपदा थी पूरे देश के लोगों ने मदद की थी, सब राज्य सरकारों ने मदद करी जी, वो तो बहुत बड़ी आपदा थी। लेकिन इस आपदा में भी देश साथ है। आपदा में राजनीति नहीं होती। जब आपदा आती है तो सबसे पहले इंसानियत आती है। आपका आता है कि हम किसकी क्या मदद कर सकते हैं जी। और हमारे वहाँ के जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं दिन रात काम कर रहे हैं, 24 घंटे हेल्पलाइन खुली हुई है, हर विभाग राज्य सरकार का लगा हुआ है, केंद्र सरकार की फोर्सेज लगी हुई है जी। तो आप देखिएगा कि जल्दी ही हालात से हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। चलिए, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि हालात वहां पर जल्द से जल्द सामान्य हो जाए और जो जीवन पटरी से जो उतर चुकी है वो पटरी पर लौट आए। बहुत शुक्रिया विजय बहुगुणा जी, टीवी 100 से बातचीत करने के लिए। तो ग्लेशियर टूटने से जो आफत आई है, लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और तमाम टीमें वहां पर मौजूद हैं। स्थानीय प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इस स्थिति से निपटा जाए। वहां पर जो टनल में फंसे हुए लोग हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो चुनौती है वो 250 मीटर लंबी टनल है, उसमें जाकर जो तमाम मजदूर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालना ये बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में तमाम मशीनें भी वहां पर लगाई गई है कि किसी तरीके से मलबे को हटाया जाए। लेकिन एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, आईटीबीपी की टीमें हो, सेना के तमाम जवान वहां पर तैनात हैं और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। उनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, उन लोगों को कैसे आखिर ये सुरक्षित बाहर निकालते हैं, क्योंकि लंबे समय तक फंसे रहने से काफ़ी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है टनल के अंदर। अब ऐसे में पूरी कोशिश प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है। तमाम जो टीमें वहां पहुंची हुई हैं, रेस्क्यू अभियान में लगी हुई हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू अभियान को सफल बनाया जाए और उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर जो मलबा जमा है वो भारी मात्रा में है। अब ऐसे में 15 शव फिलहाल बरामद किए गए हैं और कुछ लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बने रहे टीवी 100 के साथ। नमस्कार।